ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट। डन। अच्छा, स्टार्ट करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी से। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी को हम थोड़ा सा अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, और ये ज्यादा इफेक्टिव तरीका है रिलेटिव वेलोसिटी को समझने का। ठीक, देखो ग्राफिकल मेथड से अगर हम किसी भी चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो वो हमेशा हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आती है, तो क्लैरिटी ज्यादा होती है ग्राफिकल मेथड में। अब मान लो कि मैं आपको 3 पोजीशन टाइम ग्राफ्स दूं अलग अलग। ठीक है, एक पोजीशन टाइम ग्राफ ये जहां पर आपके पास दो बॉडीज हैं एंड बोथ ऑफ देम आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी। दूसरा ग्राफ हम लेते हैं जहां पर एक बॉडी ऐसे मूव करती है और दूसरी बॉडी कुछ इस तरह से मूव कर रही है, ए बी। अगेन दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ। ये आपका तीसरा ग्राफ जहां पर एक बॉडी ये और दूसरी बॉडी का ग्राफ ये है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ्स हमने बनाए और ये हमारे पास 3 डिफरेंट पोजीशन टाइम ग्राफ्स हैं। अब बेटा अगर हम लोग इन तीनों ग्राफ्स को क्लोजली एनालाइज करें तो हमें ये पता होता है कि पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ये बात क्लियर है? यस। ठीक है, अब सबसे पहले वाले ग्राफ के ऊपर चलते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ। और बेटा फर्स्ट ग्राफ में आप ये देखें बोथ द लाइंस आर मूविंग पैरेलल। इट मींस कि दोनों का स्लोप इक्वल है, यानी मैं कह सकता हूं स्लोप ऑफ ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी। ठीक है, यस। इसका मतलब ये हुआ कि relative velocity in this case is 0। अगर दोनों वेलोसिटीज इक्वल है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी है क्या, मान लो कि अगर दो बॉडीज मूव कर रही हैं ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, ठीक है, और ऑन अ स्ट्रेट रोड, बोथ द बॉडीज आर मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, अब कांस्टेंट स्पीड मैंने बोला इट मींस कि स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, बट द डायरेक्शंस आर सेम। बोथ ऑफ देम आर हेडिंग टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, but they have a distance difference of let's say 1 kilometer in between them. So obviously the body which one is moving in front वो पहले पहुंचेगी डेस्टिनेशन पे, और जब वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा इट ऑलवेज रिमेन्स 1 किलोमीटर, है ना, वो चेंज नहीं होगा। ठीक, ठीक बात है। दूसरा एग्जांपल आप इसका ले सकते हैं, लेट्स से कि 2 cars आर मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। ठीक है, एग्जैक्टली क्लोज टू ईच अदर, and if both of them are having the same velocity and the same speed, then one car or the other car seems to be at rest with respect to the another. अब अगर वो कार रेस्ट पर है दूसरे के रिस्पेक्ट में, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये हुआ कि दोनों बॉडीज के बीच का जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। जब हम रिलेटिव की बात करते हैं तो रिलेटिव का मतलब ही ये होता है मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अनदर, बट रिलेटिव मोशंस की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा एक दूसरे से अपोजिट होगी।
ठीक है सर। जैसे कि ट्रेडमिल, अगर आप ट्रेडमिल के ऊपर रन करते हो तो जो फ्लोर होता है यानी जो बेल्ट होती है ट्रेडमिल की, वो हमेशा पीछे की तरफ जाएगी और आप कहां भागोगे, आगे की तरफ। ठीक है, तो देखा जाए तो यू आर नॉट मूविंग एनीवेयर, क्योंकि जितनी स्पीड से वो बेल्ट मूव कर रही है आप भी उतनी ही स्पीड से भाग रहे हो। अगर आपकी स्पीड हल्की सी भी ज्यादा या कम हो तो या तो आप ट्रेडमिल को क्रॉस कर जाओगे, कम होगी तो आप पीछे की तरफ गिर जाओगे। ऐसा ही होता है। यस सर। तो यानी एक बॉडी की वेलोसिटी, यानी एक चीज की वेलोसिटी हमेशा अपोजिट होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर केस में जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0। अब आप इसको वेक्टोरियली समझो। लेट्स से कि ये आप हो और आप मूव कर रहे हो VA आगे की तरफ, तो जो ट्रेडमिल की बेल्ट है वो उतनी ही स्पीड से पीछे की तरफ मूव कर रही है ना बेटा। यस सर। Yes, sir. So this is the relative motion of A with respect to B। अगर हम देखने की कोशिश करें तो उस केस में आप इसको कैसे देखेंगे, VA माइनस VB। बट हमें पता है कि VA और VB इक्वल है, तो आंसर क्या आएगा, 0। तो यानी आपको किसी एक बॉडी को अपोजिट डायरेक्शन में देख के ही रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी पड़ती है। ठीक है, इन अदर वर्ड हम ये भी कह सकते हैं कि अगर दो बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव करें तो वो हमेशा माइनस होंगी। दो बॉडीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें तो उनकी वेलोसिटीज ऐड होंगी। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। अब इसका एग्जांपल क्या होगा, ये वाला केस। दिस इज केस नंबर 2। A, दिस इज वेलोसिटी ऑफ A। यहां हम कहें इफ दिस इज एंगल थीटा और ये हुआ एंगल फाई। ठीक है, तो ये जो थीटा और फाई है दे आर बेसिकली द स्लोप। स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, स्लोप को मैंने आपको पहले भी बताया था, या तो आप स्लोप को लिखो tan थीटा या tan फाई, है ना, मतलब एंगल, tan एंगल। या फिर आप इसको लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिख सकते हैं ना। यस सर। तो जब आपने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 लिखा तो y2 माइनस y1 का मतलब क्या हुआ, चेंज इन y एक्सिस टू द चेंज इन x एक्सिस। अब यहां पर देखें तो किसका स्लोप बड़ा है, स्लोप ऑफ A, स्लोप ऑफ A बड़ा है किससे, स्लोप ऑफ B से। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ A बड़ा होगा वेलोसिटी ऑफ B से, होगा ना। यस सर। तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे आएगी, VA माइनस VB इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। तो अब आप क्या देख रहे हो, वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। यस। लेकिन यहीं पर अगर आप लिखें वेलोसिटी ऑफ, जैसे VA माइनस VB को ही आपने लिखा वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, तो ऑब्वियसली B इज मूविंग स्लोअर देन A, तो ये वेलोसिटी कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, यस। तो इन दिस केस relative velocity is negative। तो इट also depends upon कि हम किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देख रहे हैं, हम किसे रेफरेंस मान रहे हैं। अगर मैंने कहा कि मैं वेलोसिटी ऑफ A देखना चाहता हूं विद रिस्पेक्ट टू B, तो B के रिस्पेक्ट में A इज मूविंग फास्टर, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो इट मस्ट बी अ पॉजिटिव वैल्यू। जब मैंने कहा कि वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, मैं B को देखना चाहता हूं A के रिस्पेक्ट में, B विद रिस्पेक्ट टू A, तो ऑब्वियसली B was moving slower क्योंकि B की वेलोसिटी कम है, तो B स्लो मूव कर रहा है A के रिस्पेक्ट में, तो इट मींस ये एक नेगेटिव वैल्यू होगी, है ना। यस सर। अब आ जाए तीसरे केस में। तीसरे केस में अच्छा, ये वाले केस के अंदर बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये बताता है दैट दिस इज द पॉइंट और दिस इज द पोजीशन एंड टाइम। अगर मान लो कि मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, ये टाइम आएगा,
यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये एक पोजीशन आएगी, दिस इज द पोजीशन टाइम वेयर ए ओवरटेक्स बी, ठीक है। Yes, sir. ठीक है, अब इसको देखें, लेट्स से कि ये एंगल आपका θ1, ये आपका θ2, तो ऑब्वियसली tan θ2 बड़ा है tan θ1 से, यानी स्लोप ऑफ बी बड़ा है स्लोप ऑफ ए से, ठीक है। Yes, sir. तो इसका मतलब ये हुआ वेलोसिटी ऑफ बी बड़ा हो गया वेलोसिटी ऑफ ए से। अब ये दोनों बॉडीज कभी भी आपस में मीट नहीं करेंगी, कैसे? मान लिया देयर आर टू बॉडीज ऑन अ स्ट्रेट हाईवे, both are 100 meters apart, and the body which is in front, let's say it starts moving with a velocity of with a certain velocity, and it ultimately attains 100 kilometers per hour speed, ठीक है, and it is moving on a single straight road with 100 kilometers per hour after some time. Now obviously the second one, it also starts at the same point and it reaches its peak value of 80 kilometers per hour. तो अब आप एक बात सोचो, एक घंटे के बाद दोनों के बीच में अप्रोक्सीमेटली 20 किलोमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि दोनों की स्पीड 20 किलोमीटर से कम और ज्यादा है ना? Yes. ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस था दोनों के बीच का 100 मीटर्स, वो डिस्टेंस मेंटेन्ड नहीं रहा, वो चेंज हो गया। इट मींस दे विल नेवर ओवरटेक ईच अदर। अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम ऐसा लिख सकते हैं कि VB माइनस VA, अब आप इसको क्या कह सकते हो? पॉजिटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। यहां वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A नेगेटिव आ रहा था, यहां वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A पॉजिटिव आया है, क्योंकि B की वेलोसिटी ज्यादा है, A की वेलोसिटी कम है। अगेन वेलोसिटी ऑफ, अब इसी को आप लिखें VB माइनस VA, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी आएगी जब आप इसको कहेंगे वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B, ठीक है। यस सर। तो अब मुझे ये बताओ कि ये तीनों के तीनों ग्राफ्स रिलेटिव वेलोसिटी के आपको क्लियर हो गए? Yes, sir. आई मीन कि कॉन्सेप्ट क्लियर है ना रिलेटिव वेलोसिटी का? यस सर। तो अब यहां से तीन छोटे छोटे पॉइंट्स जो कि आपको याद रखने हैं। सबसे पहला कि relative speed between two bodies moving in the same direction is equal to the difference of their individual speeds. न्यूमेरिकल्स करने में आसानी होगी। Relative speed of two bodies moving in same direction will be given by the difference of their individual speeds, ठीक है। Yes. यानी अगर दो बॉडीज बेटा सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, तो इन दोनों की जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी VAB, दैट विल बी VA माइनस VB, ठीक है। Yes, और sir. इसी को अगर आप VBA लिखेंगे अगर, तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है बेटा। लेकिन लेना हर बार डिफरेंस की है, सेम डायरेक्शन में, ठीक है। यस सर। Yes. अब दूसरी बात, अगर दो बॉडीज बेटा आपकी, लेट्स से कि ये आपका फर्स्ट केस, सेकंड पॉइंट, रिलेटिव स्पीड
of two bodies in different directions, different की बजाय opposite लिखो, in opposite directions gets added up. Let's say कि एक बॉडी है, this is VA, और दूसरी बॉडी है VB. Now obviously with respect to A अगर हम देखें तो B की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये नेगेटिव ऑलरेडी हो ही जाएगा वेक्टर. तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे VA माइनस ऑफ माइनस VB कैलकुलेट करेंगे, तो दिस विल बी VAB या VBA. जब आप VBA निकालेंगे तो फिर उस केस में हो जाएगा बेटा माइनस ऑफ VA माइनस ऑफ VB. तो यहां बोथ द केसेस दोनों वेलोसिटीज ऐड हो रही हैं. तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए दो बातों का बड़ा ही खास ध्यान रखना है कि अगर दोनों बॉडीज सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो टेक द डिफरेंस ऑफ द टू बॉडीज, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी के बराबर होगा. लेकिन अगर दोनों बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं देन टेक देयर सम. क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बड़ा होता चला जाएगा और डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हैं कम टाइम में, तो वेलोसिटी ज्यादा हो गई. ठीक है? यस सर. Yes, sir. तो रिलेटिव वेलोसिटी सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. ओके. वर्षा बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप? यस सर, जस्ट अ सेकेंड. आपके लैपटॉप पे ना एक बटन होता है जहां पर लिखा होता है PRTSC, दैट इज प्रिंट स्क्रीन. बस आप प्रिंट स्क्रीन को प्रेस कर दो, आपके लैपटॉप पे ही स्क्रीनशॉट सेव हो जाता है. यस सर, वैसे ही किया. ठीक है. अच्छा, तो रिलेटिव वेलोसिटी आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा. बोर्ड क्लियर कर दूं? Yes, sir. ठीक है. और बेटा जब ये रिलेटिव वेलोसिटी का आप लेक्चर बाद में देखेंगे या वो स्क्रीनशॉट आपके पास आएगा, तो एक काम करना, इसको नोट डाउन जरूर करना, क्योंकि आपको बुक्स के अंदर भी इस तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी. तो ये याद रखने के लिए ज्यादा आसान तरीका है. ठीक है? Yes, sir. अब देखो रेन एंड मैन. Okay, the concept of rain and man. अच्छा, यहां पर एक एजम्पशन है. जब हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम ये मान रहे हैं कि देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ एयर. ठीक है? देन इन दैट केस जो वेलोसिटी ऑफ रेन है वो हमेशा डाउनवर्ड्स आएगी ऐसे. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन. ठीक है? ठीक है बेटा? Yes, sir. Let's say there is a man holding an umbrella and he is moving in this direction. PM with a Yes. certain velocity. अच्छा, अब एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन. आप बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली यू फील. मान लिया कि उस दिन बिल्कुल भी एयर वेलोसिटी है ही नहीं, एयर स्पीड है ही नहीं. ठीक है? स्टिल जब आप बाइक चलाते हो या स्कूटी चलाते हो तो एयर आप बेसिकली एयर को कट करते हो, तो सामने से एयर आपको आके हिट करती है ना. Yes, sir. होता है. लेट्स से कि नो मैटर हाउ स्ट्रेट द रेन इज फॉलिंग. ठीक है? तो जब आप उस रेन में मूव करोगे या आप भागोगे
या आप बाइक पे या स्कूटी पे जा रहे हो, तो अगर आप दो सिचुएशंस को कंपेयर करो, द फर्स्ट सिचुएशन when the rain is falling vertically and you are standing still, तो जो रेन ड्रॉप्स होते हैं वो आपके फेस पर नहीं गिरते, वो आपके सिर पर गिरेंगे, साइड पर गिरेंगे, ऐसे नीचे की तरफ। आपने अपना फेस ऐसे स्ट्रेट स्टिल रखा है, तो आपको यहाँ पर रेन ड्रॉप्स फील नहीं होंगे, ठीक है। बट अगर अब आप स्टैंड स्टिल नहीं है, नाउ यू स्टार्ट रनिंग, तो रेन ड्रॉप्स उतनी ही वेलोसिटी से आपके फेस पर आकर लगते हैं जितनी वेलोसिटी से आप भाग रहे होते हो। होता है ऐसा? Yes, sir. तो जब आप चल रहे होते हो या भाग रहे होते हो, तो उस केस में आपको आपका अम्ब्रेला अपनी उसी डायरेक्शन में पॉइंट करना पड़ता है जिस डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होती है। होता है ऐसा? Yes, sir. कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर आप अम्ब्रेला को पीछे रखें एंड यू आर मूविंग फॉरवर्ड्स, तो अम्ब्रेला का कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको बचना है बारिश से भीगने से, तो आपको आपका अम्ब्रेला एक सर्टेन एंगल पर आगे की तरफ टिल्ट करना पड़ेगा। तो लेट से अगर मैं इन दो वेक्टर्स की बात करूं बेटा, ठीक है, अब रेन की वेलोसिटी को तो आप रिवर्स कर नहीं सकते हो। क्यों? जब रेन नीचे की तरफ आ रही है और आप इस तरफ आ रहे हो, तो रेन आपको सामने से आके नीचे करेगी, तो वेलोसिटी ऑफ मैन का एक प्रोजेक्शन अगर मैं यहां ले लूं, देन दिस विल बी माइनस ऑफ वीएम होना चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. और वी आर तो इस तरफ है ही, तो अम्ब्रेला आपको तो यहां रखना था ना। दिस मस्ट बी द डायरेक्शन ऑफ अम्ब्रेला ना। किसके साथ? वर्टिकल के साथ। इट विल मेक एन एंगल थीटा। Yes, sir. तो अब आप सोचो कि जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स किया था, तो हमने क्या कहा था? जब भी कभी आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालने की कोशिश करें, तो अब ऑब्वियसली किसका रिजल्टेंट निकालना है आपने? माइनस ऑफ वीएम और वी आर का रिजल्टेंट निकालना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स में जो रिजल्टेंट होगा वो इस तरफ आएगा। सो दिस वेक्टर गिव्स यू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन एंड मैन, ठीक है। ठीक है बेटा। Okay, sir. तो अब ये अगर एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। Yes, sir. Yes, sir. So in order to save ourselves from the rain, at what angle the umbrella must be tilted with the vertical, वो अगर मुझे निकालना है, तो उसके लिए अब हम क्या करें? यहां पर अगर मैं इस माइनस ऑफ वीएम का प्रोजेक्शन ले लूं, तो ये देखो, दिस इज माइनस ऑफ वीएम, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। So now in this case, tan theta will be equal to perpendicular upon base, Vm upon Vr। याद ये रखना है कि हमेशा मैग्नीट्यूड लेते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास मैग्नीट्यूड्स की रेशियोज होती हैं, वेक्टर्स की रेशियोज नहीं होती हैं, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि कुछ बच्चे पेपर में इसको लिख के आता है tan थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ Vm बाय Vr, तो ऐसा लिखने पर गलत हो जाता है, टीचर नंबर नहीं देते हैं। क्यों? इसलिए कि माइनस ऑफ Vm का कोई मतलब नहीं है वहां पर, वो वेलोसिटी है। यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ इट, ठीक है। Yes, sir. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेन एंड मैन। क्लियर है बेटा? Yes, sir. इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? No, sir. चलो एक एप्लीकेशन और कराते हैं, वेलोसिटी की, रिलेटिव वेलोसिटी की, ठीक है। अरे यार वर्षा, स्क्रीनशॉट लिया था? Oh, sir.
चलो कोई बात स्विमर प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर आप उसको रिवर प्रॉब्लम भी कह सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, लेट्स से एक रिवर है और ये इस रिवर की विड्थ है, ठीक, लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज सम पॉइंट बी। एक स्विमर है, वो ए से बी पर जाने की कोशिश कर रहा है, तो ए और बी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट्स हैं ऑन द ऑपोजिट बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक। तो अब ऑब्वियसली रिवर की कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो अगर रिवर की कोई वेलोसिटी है, अच्छा चलो इनिशियली ये मान लेते हैं रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं है, so what is the shortest time in which it can cross the river? So in order to cross the river or move from one bank to the another bank, उसको इस स्ट्रेट लाइन में मूव करना पड़ेगा, Yes, sir. Yes, sir. करना पड़ेगा ना। तो जितना टाइम को ए से के बी तक जाने में लगाएगा, that will be given by t is equals to width upon velocity, यही होना चाहिए, होना चाहिए ना। Yes, sir. लेकिन अगर रिवर की कोई हल्की सी भी वेलोसिटी हो, हल्की सी भी वेलोसिटी हो, तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा इसी पॉइंट तक जाने के लिए, क्योंकि रिवर की जो वेलोसिटी होगी वो उसको ए से बी तक नहीं जाने देगी। अगर वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करने की कोशिश करेगा, देन ही विल एंड अप समवेयर हियर, ऐसा ही होगा ना। Yes, sir. Yes, sir. So in order to move from A to B or to end up his journey exactly at B, उसको क्या करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। सो Yes, sir. रिवर का जो फ्लो है वो जब उसको अपने साथ कैरी करके लेके जाए तो वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पर पहुंच जाए जहां पर उसे पहुंचना था। Then let's say he is approaching at an angle theta with respect to B, ठीक है। तो इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक होगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस विल बी v cos थीटा, और एक होगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, ऐसे ही होगा ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो उसको शॉर्टेस्ट टाइम में यहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगा, या एक सर्टेन टाइम में यहां तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। then t will be equal to w by v cos theta। w क्या है यहां पर, width of the river, क्लियर है। अब वो यहां से यहां तक तो पहुंच गया, बट ऑब्वियसली अगर उसको शॉर्टेस्ट टाइम में कवर करना था तो उसको क्या करना चाहिए था, उसको रिवर के फ्लो के साथ चलना चाहिए था। तो रिवर का फ्लो उसको डाउनस्ट्रीम लेके जाता तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती। आपने क्लास 10th में क्वेश्चंस करे थे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम के, किए थे ना। Yes, sir. तो डाउनस्ट्रीम में हम हमेशा देखते थे कि वेलोसिटी बढ़ जाती है ना। आप लेते थे कि velocity of the river is x kilometers per hour, so velocity of the swimmer या velocity of the boat is y kilometers per hour। डाउनस्ट्रीम में आपने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया। क्यों ऐड करा था भाई, ऑब्वियसली अगर आप रिवर के फ्लो के साथ ट्रैवल करने की कोशिश करोगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो अगर उसको कवर करना था इन शॉर्टेस्ट टाइम तो क्या करना चाहिए,
इन शॉर्टेस्ट टाइम, टू कवर द डिस्टेंस इन शॉर्टेस्ट टाइम, उसको, अब ये जरूरी नहीं है कि वो बी पर ही एंड अप करे, तो वो किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दे, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक है, तो इस केस में कोई डिस्टेंस भी तो बढ़ गया। हाँ डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में नहीं पहुंचेगा, डिस्टेंस बढ़ जाएगा बट टाइम शॉर्ट हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो गई ना। ठीक है, सर तो वो रिवर की डायरेक्शन के साथ जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली वो रिवर की डायरेक्शन के साथ जा रहा है। अब आप सोचो ना खुद ही, लेट्स से कि रिवर, जो रिवर का करंट होता है उसका अपना एक फोर्स होगा। इफ यू वांट टू गो अगेंस्ट दैट फोर्स, यू हैव टू अप्लाई मोर फोर्स टू क्रॉस इट। यस सर। बट व्हाट इफ यू आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ दैट फोर्स? अब वो फोर्स आपके मोशन को रीइंफोर्स कर देगा, रीइंफोर्स कर देगा, तो एक अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज हो जाएगा आपकी वेलोसिटी के अंदर, विच विल मेक यू क्रॉस द रिवर मोर इजीली इंस्टेड ऑफ मूविंग अगेंस्ट द स्ट्रीम। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं ये कहूं दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन, ये रिवर की थी वेलोसिटी, तो एक्चुअल जो स्ट्रेट लाइन में उसको मूव करना चाहिए था वो उसकी मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि वो स्विम कर सकता है, तो दैट इज v है। तो अब अगर आप इसको VRM को यहां पर निकालना चाहो, देन VRM विल बी इक्वल टू अंडर द रूट VH स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, लिख सकते हैं। यस सर। तो जो एंगल आपको चाहिए होगा, जिस एंगल पर आप मूव करेंगे, या आपको जो टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने में, तो टाइम विल बी इक्वल टू विड्थ अपॉन VRM। So this will be width upon under the root VH square plus VR square। ठीक है, यस सर। हो जाएगा बेटा? यस सर। क्लियर है, समझ आ गया? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इस टॉपिक के अंदर? नो सर। अनुषा क्लियर है बेटा? Yes, sir. दक्ष? हाँ जी सर। ठीक है बेटा, तो ये थी आपकी रिलेटिव वेलोसिटी, रिवर प्रॉब्लम एंड आपका रेन एंड मैन। तो आई होप कि आज ये जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने करे हैं ये सभी आपको क्लियर हैं। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? No, sir. नो सर। ठीक है, लक्ष्य कोई और टॉपिक है बेटा ऐसा जो आपके नॉलेज में हो? मैंने लास्ट टाइम बोला था आप सभी को कि अगर कोई और टॉपिक ऐसा रह गया है तो मुझे बताएं। नो सर, कोई टॉपिक। ठीक है, आई मीन बिफोर स्टार्टिंग वर्क एनर्जी एंड पावर, अगर कोई छोटा सा टॉपिक भी है तो आप मुझे बता दो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर वो ट्यूशन के सेंटर भी जाना है सर, मैथ्स का प्रोफेसर का टेस्ट है। ठीक है बेटा दक्ष। यस सर 10 बजे टेस्ट है अभी जो इसलिए। ठीक है बेटा। सर लॉज ऑफ मोशन में रोलिंग, फ्रिक्शन और सर्कुलर मोशन शायद नहीं हुआ ना? सर्कुलर मोशन बेटा हम करेंगे लेकिन वर्क एनर्जी एंड पावर के बाद, क्योंकि वर्क एनर्जी एंड पावर में हमें एक टॉपिक करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल सर्कल। और जो वर्टिकल सर्कल है वो बेटा आप तब तक नहीं समझ पाएंगे जब तक आपको हॉरिजॉन्टल सर्कल ना समझ में आए, लेकिन वर्टिकल सर्कल में जो कॉन्सेप्ट लगता है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का लगता है। तो पहले हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर स्टार्ट करेंगे, जब बीच में हम लोग पहुंचेंगे एनर्जी खत्म करके उस टाइम पर करेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है,
ठीक है सर। सर रोलिंग फ्रिक्शन के लिए भी? हाँ जी बेटा, सर रोलिंग फ्रिक्शन के लिए भी? रोलिंग फ्रिक्शन आएगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यस सर, तो कोई बाद में करेंगे। हाँ बेटा, ठीक है अभी सर। बीच में कराने का ना उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको टॉर्क के बारे में पता नहीं है, और टॉर्क मैं एक्सप्लेन कर नहीं पाऊंगा अभी आपको, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट बनाना पड़ेगा पहले। जब टॉर्क का कॉन्सेप्ट बन जाएगा तब कर पाएंगे, ठीक है? यस सर। तो आज यहीं तक रखें।